नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग एक ऐसे केस के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं जिसके ऊपर लगातार आरोप रहता है। आरोप यह है कि हिंदुस्तान को दारुल इस्लाम बनाने के लिए एक पार्टिकुलर कम्युनिटी अब इस बात को कहने लगी है कि नहीं, जब तक एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं घुसेंगे, जब तक सरकार में नहीं घुसेंगे, जब तक जुडिशरी में नहीं घुसेंगे, जब तक कानून नहीं समझेंगे, तब तक हिंदुस्तान को दारुल इस्लाम नहीं बनाया जा सकता। एक पार्टिकुलर कम्युनिटी का एक विचार है। मैं सबके लिए बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन कम्युनिटी ये सोचती है। मैं पीएससी का पब्लिक सर्विस कमीशन के कुछ लेक्चर लेने गया था। मतलब नए जो पीसीएस अधिकारी चुनकर आते हैं उनको सीआरपीसी एक बार पढ़ाने गया। 10 साल पुरानी बात होगी, 8 या 10 साल हुए होंगे। वहाँ मुझे एक प्रोफेसर मिले और उस प्रोफेसर ने मेरे से कहा कि भाई मैं चूँकि ये जो सोशल मीडिया है ये मैं 2007 से चला रहा हूँ। एक चैनल बंद करवा दिया गया था, फिर ये 2009 में नया चैनल खोला था, फिर ये तब से अभी तक चल रहा। 2009 या 10 में खोला था। तब भी मैं मतलब बोलता था लगातार, जो मुझे आता था वो मैं बोलता था। तो उन्होंने कहा कि वो एक बार अपने एक दोस्त की बहन की शादी में गए। वो मुसलमान था। जब हम वहाँ पर गए और वहाँ बुज़ुर्ग सुबह बैठे हुए थे, हम लोग निकलने वाले थे, तो उन बुज़ुर्गों ने हमको आशीर्वाद दिया। वो ये नहीं जानते थे कि ये हिंदू हैं। उनको लगा कि बेटे का जो दो दोस्त हैं वो सारे मुसलमान होंगे। उन्होंने कहा हिंदुस्तान के ऊपर 800 वर्षों तक हमने शासन किया था और हिंदुस्तान हमारा है, काफिरों के कब्जे में है। अब ये बात जब उनके सामने कही गई तो वो कहते हैं हम यंग थे, पढ़ते थे, स्टूडेंट थे कॉलेज के। तो हमारा दोस्त लगातार अब्बू को बता रहा था नहीं 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 नहीं। फिर भी वो अपना बोले पड़े थे। फिर उन्होंने कहा कि मेरा नाम बता दिया। जैसे ही मेरा नाम सुना उन्होंने तो उनके सांप सूंघ गया। ये क्या कह दिया उन्होंने। लेकिन आप सोचो कि आशीर्वाद में भी ये बात कही जाती है कि हिंदुस्तान पर हमारा शासन था, अल्लाह ने हमको शासन करने के लिए बनाया था और आज की तारीख में काफिर बैठे हुए हैं। पाकिस्तान जरूर बट गया है लेकिन हिंदुस्तान हमारा है, ये पूरा हमें मिलना चाहिए और हमारा शासन इसमें होना चाहिए। अच्छा, ये बात भी तय है कि जिन्ना ने की भी यही शर्त थी। जिन्ना ने जब माउंटबेटन से कहा कि हमें हिंदुस्तान पर सक्सेशन दे दो, क्योंकि तुम अगर स्टेटस को मेंटेन करना चाहते हो तो तुम उस बात पर आओ कि मुसलमानों से हिंदुस्तान लिया गया था, मुसलमानों को वापस करो। जब जिन्ना को रिप्लाई मिला कि नहीं यूएन की पॉलिसी से हिंदुस्तान को हम आज़ाद कर रहे हैं और उसमें एक बाइबल पॉलिटिकल अथॉरिटी को ट्रांसफ़र करना है, तब उसने कहा कि हमें भूमि का एक टुकड़ा दे दो, हम हिंदुस्तान फतेह कर लेंगे। जिन्ना की इस ऑफर को माउंटबेटन ने स्वीकार भी किया और उसने पाकिस्तान का निर्माण भी किया। ये हाल खाड़ी का भी है। जब खाड़ी से अंग्रेज गया तो वो 2 अंपायरों को, एक टर्किश अंपायर, कुर्दिश अंपायर, इन 2 अंपायरों को उन्होंने कब्जा किया था। बाद में वो 50 देश बनाकर गए। अंग्रेजी पॉलिसी या यूरोपियन पॉलिसी ये थी कि खंड खंड कर दो ताकि हम छोटे कंट्री हैं तो हिंदुस्तान, मतलब ये छोटे कंट्री रहेंगे तो ठीक रहेगा। लेकिन जिन्ना की मंशा तो ये थी कि हिंदुस्तान को वो शासन करना चाहता था, मुगल सल्तनत बनाना चाहता था। इसी उद्देश्य से उसने कुछ लोग यहां पर हिंदुस्तान में रोके और बाकी लोग पाकिस्तान चले गए। और फिर उसने नेहरू लिया का समझौता और मिर्जा पन समझौता कर लिया। फिर एक नून समझौता भी, नेहरू नून समझौता भी हो गया। कुल मिलाकर उन्होंने ट्रैप में लिया। हिंदुस्तान में कुछ लोग रुके और रुकने के बाद उन्होंने संविधान में आर्टिकल 25 से लेकर 30 तक डलवाया। बाद में धीरे धीरे करके वो चले गए। ये वो लोग थे जो कह रहे थे कि हमें संविधान नहीं पाकिस्तान चाहिए, और पहली 3 सीटिंग में वो आए ही नहीं संविधान सभा में। लेकिन जिस दिन माउंटबेटन ने घोषणा कर दी कि भाई ये अब हम पाकिस्तान बना देंगे, उसके बाद वो हाउस में भी आ गए और फिर आर्टिकल 25 से 30 उन्होंने डलवा भी दिया और फिर धीरे धीरे करके एक एक करके उनमें से बड़ी संख्या पाकिस्तान भी चली गई। यानी कि हिंदुस्तान में सिस्टमेटिक तरीके से ये खेला गया। पहला शिक्षा मंत्री भी हमको ऐसे ही मिल गया। उसने वो मदरसा छाप था, उसने कभी स्कूल की शक्ल नहीं देखी थी, उसने जो सिलेबस चलवाया वो हमको देखने को मिला। खैर, ये सब कुछ सिस्टमेटिक तरीके से भारत के साथ किया गया। अब इस समय यह हो रहा है कि आबादी ठीक ठीक हो रही है। अगर हिंदुस्तान को कब्जा करना है तो इंस्टीट्यूशन की वजह से मात खा रहे हैं तो इंस्टीट्यूशंस में घुसना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि मुखर्जी नगर में हमारा इंस्टीट्यूट था पहले, अभी तो कनॉट प्लेस पे सारा शिफ्ट हो गया। और कोरोना से पहले की बात है, एक सज्जन हमारे पास आए, खूब बड़ी बड़ी दाढ़ी थी। एक सज्जन क्या, वो 3-4 लोग थे, बड़े मौलाना मौलवी, बिल्कुल बढ़िया कपड़े पहने हुए थे, हमारे पास आए। उन्होंने कहा साहब हमारे बच्चों को पढ़ाना है, हम आपको बल्क में बच्चा देंगे जुडिशरी का।
और हायर जुडिशरी का हम आपको बल्क में बच्चा देंगे, आप हमसे नेगोशिएट कर लोगे, आप क्या फीस लोगे। उस समय ये बात 2014-15 की रही होगी, उस समय हम 75,000 या 80,000 रुपये फीस लिया करते थे। तो उन्होंने कहा साहब हमारे साथ कोऑर्डिनेट कर लीजिए। स्टाफ से बाहर बात की, बाद में वो चूंकि आए थे तो हमसे बात हो गई। हमने उनकी पूरी बात सुनने के बाद ये समझ में आया कि ये लोग, हमने कहा पैसे लाओगे कहाँ से, किसको पढ़ाओगे, उन्होंने गरीब बच्चे हैं उनको मदद करते हैं, कहाँ से लाओगे, बोले मस्जिद से इकट्ठा करेंगे, हमारी संस्थाएं उनसे इकट्ठा करेंगे। इसके अतिरिक्त मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए पढ़ाता था। जब मैं स्ट्रगल शुरू में करता था तो हम कानपुर में चार्टर्ड अकाउंटेंट में सीए की क्लासेस भी लेने जाते थे। तो एक बच्ची सीएस पढ़ने मेरे पास आई इंडिविजुअली, मतलब 2-3 बच्ची आई इंडिविजुअली कि सर हमें सीएस पढ़ना है। चूंकि जिस इंस्टीट्यूट में मैं क्लास लेने, अपनी तो जुडिशरी चलाता था, हायर जुडिशरी चलाता था, जजेस प्रमोशन की क्लासेस चलाता था, सूटेबिलिटी और ये, लेकिन दूसरे इंस्टीट्यूटों में चूंकि पैसे की जरूरत थी, नए इंस्टीट्यूट थे, तो दूसरे इंस्टीट्यूटों में मैं बिजनेस एंड कमर्शियल लॉज पढ़ाने जाता था, एमबीए के लॉज पढ़ाने जाता था। तो वो बच्ची मेरे पास आ गई, उसने पढ़ने के बाद चली गई। कुछ दिन बाद उसकी सहेली मेरे पास आई कि सर एक सर्टिफिकेट बनाना है। किसका सर्टिफिकेट बनाना, बोले उसका जो भी नाम था मुसलमान का, इसका सर्टिफिकेट बनाना। में क्यों बनाना है, बोले साहब हमारी कम्युनिटी मस्जिद से हमको पैसे वापस मिल जाएंगे। गजब है। तो हमने कहा क्या बनाना है भाई, सर्टिफिकेट तो कोई हम देते नहीं। तो उन्होंने कहा एक सादा कागज पर आप लिख दीजिए और अपनी मोहर लगा दीजिए और इंस्टीट्यूट का नाम लिख दीजिए और उससे हम मस्जिद को दे देंगे, मस्जिद हमें पैसा दे देगी। उस समय तो मुझे लगा था कि भाई कोई मदद करने के लिए होगा। धीरे धीरे जैसे जैसे चीजें बढ़ती चलेंगी, तो जब मुखर्जी नगर में लोग मेरे पास आए तो उस समय मुझे लगा कि भाई ये तो बड़ा गंभीर विषय है। हालांकि उनसे हमने कहा कि मैं मुसलमान नहीं पढ़ाता, और याद रखिएगा मुसलमान मैं पढ़ाऊंगा, मतलब मुसलमान नहीं पढ़ाता, मतलब तुम्हारी दृष्टि से नहीं पढ़ाता कि मैं मुसलमानों को ही एंट्री मरवाऊंगा और तुम्हें बल्क में 200 बच्चा दोगे और फीस हमसे 25,000 रुपये ले लो। ऐसा उन्होंने कहा 25,000 रुपये फीस ले लीजिए, अब पर बच्चा हम आपको 200 बच्चों की क्लास देंगे, ऐसा उसने मेरे से ऑफर किया था। तो हमने कहा देखो भाई इस्लामिक दृष्टि से मैं नहीं पढ़ाता, और मैं जब मुस्लिम लॉ पढ़ाता हूँ तो ट्रू मुस्लिम लॉ पढ़ाता हूँ। ट्रू मुस्लिम लॉ का मतलब है कि हम उसकी सारी कच्चे चिट्ठे खोल कर रखते हैं और कानूनन रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हम कोट करेंगे, लेकिन आपको वो बुरा लगता है, मुसलमान में से जल्दी पढ़ नहीं पाता है क्लास में, बहुत वही पढ़ सकता है जो खुले मस्तिष्क से कानून पढ़ने आया, लेकिन जो अगर इस्लामिक दृष्टि से आएगा तो वो मेरे क्लास में पढ़ नहीं सकता, क्योंकि मैं हिंदू लॉ पढ़ाऊंगा तो फिर मैं बात करूंगा, मुस्लिम लॉ पढ़ाऊंगा तो मैं बात करूंगा, फिर मैं फैमिली लॉज के बाकी क्रिश्चियन और ये पढ़ाऊंगा तो मैं बात करूंगा, सीपीसी सीआरपीसी पढ़ाऊंगा तब भी मैं यही बात करूंगा, इनमें जो चीजें आएंगी, इसलिए बहुत मुश्किल है। और दूसरी बात यह है कि हम इस्लामिक दृष्टि से नहीं पढ़ाते हैं, और मैं इस पक्षधर भी नहीं हूं कि ये जो आप मजे से खेल खेल रहे हैं वो हो, मतलब ये 2014-15 की बात है, आप समझ लीजिए कि उस समय क्या सिचुएशन होती थी। लेकिन बाद में धीरे धीरे चीजें समझ में आने शुरू हुई, लोगों ने चीजें उसी दृष्टि से देखना शुरू किया, तो मालूम पड़ा कि इंस्टीट्यूशन पर कब्जा करना उद्देश्य है। उसी तरह का ये एक प्रकरण ऑनरेबल हाई कोर्ट में पहुंचा। ये बात मैं कर रहा हूं ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट की। इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक सज्जन कोर्ट पहुंचे, मोहम्मद कफील अधिवक्ता हैं। ऑनरेबल जस्टिस विनोद दिवाकर की पीठ में मुकदमा गया। मुकदमा यह था कि सेशन जज ने उनकी पिटीशन को डिसमिस कर दिया है, उसको रिवाइज करवाने वो गए थे। अब पिटीशन समझिए क्या है, सेशन जज का क्या है, सेशन जज के पास वो रिवीजन लेकर गए थे, सेशन जज ने रिवीजन कैंसिल किया था और नीचे एक याचिका उन्होंने सीजेएम के पास डाली थी। सीजेएम के पास याचिका भी क्या डाली थी, सीजेएम के पास याचिका डाली थी कि पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की जाए, इनके खिलाफ मुकदमे लिखे जाए, इनको खिलाफ एफआईआर लिखवाई जाए और इनको वो किया जाए। अब पुलिस थाने के खिलाफ एफआईआर लिखने के लिए गए, मतलब सीधा सूट लेकर गए, तो सीजेएम ने डिसमिस कर दिया। उसने कहा कोई ग्राउंड नहीं बनता, आपके पास कोई एविडेंसेस नहीं है, और जो भी उसने ग्राउंड लिखा हो। फिर ये सेशन कोर्ट चले गए, सेशन कोर्ट ने डिसमिस कर दिया, तो हाई कोर्ट आए। अभी हो सकता है सुप्रीम कोर्ट भी आ जाए। हाई कोर्ट में मोहम्मद कफील को जज साहब सुन रहे थे, फाइल देखी गई, तो फाइल मालूम पड़ा कि सेशन जज के यहां जब रिवीजन सुना जा रहा था तब थाने को कॉल किया गया था, सरकार को कॉल किया गया था। सरकार को और थाने को जब कॉल किया गया, मतलब उनको बुलाया गया, तो उसमें कुछ चीजें निकल कर आई। उसमें चीजें ये निकल कर आई कि भाई इनके 4-5 भाई हैं और ये खुद इनके खिलाफ 3 मुकदमे हैं, इनके खिलाफ 3 मुकदमे,
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने हलफनामा दाखिल कर याची और उसके भाइयों के आपराधिक इतिहास का खुलासा किया। हलफनामे में यह भी बताया गया कि याची के 5 भाई हैं, शकील, नौशाद, अकील, फैजान और दिलशाद, गंभीर अपराधों में नामजद हैं, जिसमें हत्या के प्रयास, गौहत्या, जुआ अधिनियम, गैंगस्टर, पॉक्सो, मतलब जितने प्रकार के खतरनाक मुकदमे हो सकते हैं वो सब इनके भाइयों के खिलाफ हैं। याची ने भी, जब वो ये कफील साहब गए होंगे तो कफील से कहा कि भाई तुम भी हलफनामे पे बात करो, हालांकि क्रिमिनल केस था लेकिन हलफनामे पे बात करवा ली होगी। हलफनामा जब लगाया तो याची ने भी पूरक हलफनामे दाखिल कर स्वीकार किया कि उस पर कुछ मामले दर्ज हैं। हालांकि उसने पुलिस पर प्रताड़ना का आरोप लगाया। इटावा कोतवाली के इंस्पेक्टर के हलफनामे से खुलासा हुआ कि याची अधिवक्ता 3 गंभीर आपराधिक मामलों में पहले से शामिल है और बना वकील बैठा है, और अब कोर्ट की ताकत से मुकदमा लिखवाने गया है पुलिस के खिलाफ। जिस पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया होगा, जिनके थाने में मुकदमे लिखे गए, उनके खिलाफ मुकदमा लिखवाने गया। हाई कोर्ट में मामला आया, हाई कोर्ट में सेशन कोर्ट के खिलाफ आया। हाई कोर्ट की टिप्पणी समझिए। आपराधिक इतिहास वाले वकील जो बार एसोसिएशन में रसूखदार पदों पर बैठे हैं, वे कानून के शासन के लिए खतरा हैं। हाई कोर्ट ने यूपी डीजीपी और डीजीपी अभियोजन के राज्य भर में वकीलों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों का विस्तृत ब्यौरा पेश करने के लिए कहा। कोई मुसलमान और हिंदू नहीं कहा जा सकता। जनरल तो यही होता है कि देश भर में, प्रदेश भर में जितने अधिवक्ता हैं और उनके खिलाफ अगर कोई मुकदमे हैं अधिवक्ताओं के खिलाफ, तो उनकी फाइल हमारी अदालत में पेश की जाए। हाई कोर्ट ने आदेश में प्रदेश के डीजीपी और डीजीपी अभियोजन राज्य भर में वकीलों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामले मांगे और कोर्ट ने साथ में टिप्पणी करी। कहा, आपराधिक इतिहास वाले वकील जो बार एसोसिएशनों में रसूखदार पदों पर बैठे हैं, वे कानून के शासन के लिए खतरा हैं और ये इनके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? अधिवक्ता और बार एसोसिएशन के पदाधिकारी विशिष्ट संस्थागत स्थिति रखते हैं। वे कोर्ट के अधिकारी भी हैं और पेशेवर नैतिकता के संरक्षक भी हैं। दूसरी ओर अपराध विचार में उत्पन्न होता है, विचार आचरण को प्रभावित करता है। इसलिए जब गंभीर आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे व्यक्ति कानूनी प्रणाली में प्रभाव वाले पदों पर होते हैं तो यह वैध चिंता का विषय है कि वे पेशेवर वैधता की आड़ में पुलिस अधिकारियों और न्यायिक प्रक्रियाओं पर अनुचित प्रभाव डाल सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि भाई ये जो खतरा है, कोर्ट ने कहा कि कानून के शासन के लिए किसी भी खतरे को संवेदनशीलता से निपटाना उसका कर्तव्य है। कोर्ट ने सभी कमिश्नर, एसएसपी, एसपी, संयुक्त निदेशक अभियोजन को यूपी बार काउंसिल में रजिस्टर्ड वकीलों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों का व्यापक विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। कोर्ट के आदेश के अनुसार इन अधिकारियों को अधिवक्ता के खिलाफ दर्ज एफआईआर, पंजीकरण की तिथि और अपराध संख्या, धाराएं, संबंधित थाना, विवेचना के वर्तमान स्थिति, चार्जशीट दाखिल करने और आरोप तय करने की तिथि, अब तक परीक्षण गवाहों का विवरण, ट्रायल की स्थिति का विवरण पेश करना होगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पुलिस से संबंधित विवरण डीजीपी द्वारा और अभियोजन पक्ष की जानकारी डीजीपी अभियोजन द्वारा प्रस्तुत की जाएगी। साथ ही चेतावनी प्रशासन द्वारा किसी भी तरह की ढिलाई को गंभीरता से लिया जाएगा। तुमको भी लपेट लेंगे अगर तुमने बचाने की कोशिश की तो। अब ये बात सोच लीजिए, मतलब मैं तो सोचता हूं ये ऑनलाइन ऐप के माध्यम से जब मैं पढ़ाता हूं या क्लास के पढ़ता हूं, 1000 के लगभग लोग हमसे लाभान्वित हो चुके हैं जो सीटों पर बैठे हैं अभी तक के हमारे हिस्ट्री में। मैं किसी को संपर्क नहीं करता, किसी से कभी बेनिफिट नहीं लेता, कभी किसी आयोजन करके उनको तिलक माला नहीं लगाता। इसलिए नहीं लगाता कि वो अपना स्टाइल नहीं है काम करने का। बच्चे से बच्चा आता है, एक दूसरे में पब्लिसिटी करते हैं और वो आते हैं, लेकिन हम किसी को कभी भी उसका फोटो भी कभी ना छापते हैं ना वो करते हैं। ऐप पर भी जो डेटा होता है उस पर भी कभी उस डेटा का क्रॉस वेरिफिकेशन, उस डेटा को लेकर उसको कभी मिसयूज नहीं करते, जो एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ते हैं dkdube.com। लेकिन आप सोचो कि मेरे जैसे के पास अगर सिस्टमेटिक तरीके से ये कहकर कि मस्जिद फंडिंग करेगी और हम आपको 200 बच्चा देंगे
आप इसको पढ़ाइए, कहीं ना कहीं तो वो पढ़ने गए ही होंगे, कहीं ना कहीं से वो पढ़कर जज बनने की कोशिश की गई होगी। वकील बनना तो सीधा सीधा काम है, गरीब को भी बनवा दो। आजकल सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज में 2-2,500 रुपये फीस लगती है। वकील आसानी से बन सकता है। पढ़ाई भी वकालत की हम सब जानते हैं कि क्या हाल है LLB के कॉलेजेस का, लेकिन वकील तो बन गया, रसूखदार तो बन गया, मोटरसाइकिल पे तो वकील लिखवा लिया उसने, घर पे भी वकील का ठप्पा लगा लिया, यूनिफॉर्म पहनकर भी घूमा, 20 ठो अपनी तरह वकील इकट्ठे करके दादागिरी भी करने लगा। इसीलिए इस समय इनकी वजह से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट लगातार वकीलों के मामले में रिलीफ नहीं दे रहा है। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लाना पड़ रहा है केंद्र सरकार को, लेकिन एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट में इन लोगों को भी प्रोटेक्शन मिलेगा? आप सोचिए। हाई कोर्ट का आदेश तो मैं मानता हूं कि वो इलाहाबाद हाई कोर्ट इकट्ठा कर लेंगे, पूरे देश में क्यों नहीं। और ये एक बड़ी साजिश देश में हो सकता है चल रही हो, और उस पर हो सकता है कि आगे हम सबको ये महसूस हो कि क्या चल रहा है। आप समझिए, जामिया मिलिया जैसे कॉलेज या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसे कॉलेज, ये यूनिवर्सिटियां उस समय किस लिए बनाई गई थी? हिंदुस्तान को दारुल इस्लाम बनाने के लिए यूनिवर्सिटियां बनाई गई थी, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उस समय बनाई गई थी हिंदुस्तान को गवर्न करने के लिए, मुसलमानों को तैयार करने के लिए। ये उस समय सैयद अहमद खान का विचार था। फिर जाकिर हुसैन, जो जहां से मैं आता हूं फर्रुखाबाद से, जाकिर हुसैन वहां से आए, और ये सलमान खुर्शीद के परिवार के, इनके पूर्वज, और उनको लगा कि भाई शक्ति का केंद्र तो दिल्ली है, अलीगढ़ तो है नहीं, शक्ति के केंद्र दिल्ली है, तो जामिया मिलिया उन्होंने लाकर ठोक दी दिल्ली में, और वाइस चांसलर बन गए। पाकिस्तान का विभाजन हो गया, यूनिवर्सिटियां चलती रही, क्योंकि इन यूनिवर्सिटियों की मदद से ही पाकिस्तान बना था। ये यूनिवर्सिटियां भविष्य में भी भारत के लिए खतरा है। ये क्यों माइनॉरिटी बनी रही, जो पाकिस्तान बन गया? इनको खत्म करने में क्या समस्या थी? क्या पाकिस्तान जो आज का है उसमें कोई हिंदू यूनिवर्सिटी है क्या? उसमें कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है जो विद्यापीठ टाइप की चलती हो? नहीं चलती, क्योंकि वो देश उनका हो गया भाई, वो अपने हिसाब से उसको करते हैं। ये देश हमारा हो गया था, लेकिन हम नहीं कर पाए। हमें तो नेहरू जैसा आदमी मिल गया, उनके वंशज भी मिल गए, कुत्ते को ले जाकर पार्लियामेंट में खड़ा कर दिया और पूरी पार्लियामेंट में सबको कुत्ता बता दिया। आप सोचो कि बेइज्जती पार्लियामेंट के सभी अधिकारियों की, पार्लियामेंटेरियन की, सबकी बेइज्जती कर दी। हालांकि हेमंत बिश्व शर्मा का बयान पहले आया था कि भाई हम उनसे मिलने गए, जब वो कांग्रेस में थे, जब हम उनसे मिलने गए तो बिस्किट रखे हुए थे, उसी में से कुत्ते ने खाया, और वही बिस्किट का डब्बा उठाकर, वही प्लेट उठाकर राहुल गांधी ने बाकी को दिखा दी कि खाओ भाई, तुम भी तो कुत्ते ही हो यार, हमारा कुत्ता खा रहा हो तो तब भी खा सकता है, तुम भी खाओ, इसी में से कुत्ते हो। और वो बात फिर राहुल गांधी ने आज रेणुका चौधरी के मामले में फिर से रिपीट कर दी। क्या बुराई है इसमें? पूरे देश को कुत्ता बनाकर रख दिया इन लोगों ने, पूरे देश को। इनके कारनामे अगर खोलना शुरू करोगे तो किताबें भर जाएंगी, लाइब्रेरियां भर जाएंगी, यूनिवर्सिटियां भर जाएंगी, लेकिन इनके कारनामे खत्म नहीं होंगे जो इन्होंने 75 साल की इबादत लिखी है। परिणाम हम सब भुगत रहे हैं, हमारे आगे वाली पीढ़ियां भुगतेंगी कि पाकिस्तान बना था लेकिन हिंदुस्तान में उसी सिचुएशन पर आ गया जो 1946 की सिचुएशन पर था। आपका कमेंट बहुत महत्वपूर्ण है, आप जरूर लिखिएगा। आपके क्या विचार हैं, आप कैसे इसको सोचते हैं, इस विषय पर आपको क्या लगता है, आपके पास क्या एविडेंसेस हैं, आपके पास कोई इलस्ट्रेशन है, लिखकर नीचे कमेंट बॉक्स में डिस्कशन करिएगा। मैं समझता हूं कि बाकी लोग भी उसको पढ़ते हैं, लाइक करते हैं। मैं तो ये देख रहा हूं कमेंट, एक एक कमेंट 100-100, 150-150 लाइक भी लोग करते हैं कमेंट। इसका मतलब लोग पढ़ते हैं, उस पर रिप्लाई भी करते हैं। तो एक डिस्कशन का पॉइंट इसी वीडियो के नीचे यूट्यूब पर करा जाए तो क्यों ना अच्छा होगा। हमारी टीम उसको पढ़ती है, और पढ़ने के बाद अगर आवश्यक होगा तो आपको संपर्क भी करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।